अक्सर हम लोगों को कंप्यूटर यूज करते टाइम बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। वो कंफ्यूजन क्यों होते हैं, क्या आपको पता ही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उसको बेसिक से नहीं पढ़ा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा, अगर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं पढ़ी, या फिर कंप्यूटर के टाइप्स नहीं पढ़े, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी, क्या आपको लगता है कि हमें कंप्यूटर यूज करना इतना ज्यादा आसान रहेगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं रहेगा। इसीलिए मैं लेके आई हूं आपके लिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी पूरा कंप्यूटर का बेसिक, जिसमें मैं आपके ऑलमोस्ट बेसिक्स के सारे टॉपिक कवर करने वाली हूं। लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, जनरेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑल। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं है। फिलहाल अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ आया, मैं आपको अलग से वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से हम इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, हम आपको दिखा देते हैं अपने सारे पहले कंटेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने टोटल यहाँ पर 10 टॉपिक्स लेके रखे हैं। यहाँ पर सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन का मतलब इसमें ये होता है कि इसमें हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे वर्क करता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है एंड ऑल जितनी भी चीजें हैं। फिर बात करेंगे इसके हम डेफिनेशन की, उसके बाद इसकी हिस्ट्री की कि कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, सब कुछ। फिर उसके बाद जनरेशन की, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में लिमिटेशंस भी होगा। इसके बाद में कंप्यूटर के टाइप्स की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी। आपने देखा कि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसमें आपका फंडामेंटल पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारा है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब हमने कुछ यहाँ पर डेफिनेशन लिखी, वो इसलिए लिखी ताकि आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। वैसे मुझे कभी ये समझ नहीं आता कि किसी चीज को लिख के फिर उसको मैं पढ़ाऊं, क्योंकि अपने आप से जो समझाने का एक तरीका होता है और जैसे आप उसको मतलब रिलेट हम आपको करके दिखाते हैं या फिर जैसे आप उसको कनेक्ट करते हो, वो एक चीज अलग होती है। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोग इसको अगर अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो कर लो। देखो, तो सबसे पहले क्या है, ए कंप्यूटर इज एन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा। यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि जनरली सब बता देते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं मतलब दुनिया में। तो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा, जो रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेसेस, और फिर इसको प्रोसेस करता है। मतलब अगर हमने कोई भी रॉ डेटा इसमें इनपुट किया तो फिर इसके बाद ये क्या करता है, उसको ये प्रोसेस करता है। ठीक है, इसकी इसने प्रोसेस कर दी, ये तो इसका हो गया प्रोसेस। इसके बाद विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, किससे करता है, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो काम हम इसे करने लिए कहते हैं। जैसे हमने किसी को कोई काम का, भाई मैं ऐसा काम करके दे देना, तो जैसे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी, जैसा काम दिया है उसी के हिसाब से तो वो उसको प्रोसेस करेगा ना। इसके बाद क्या है, टू प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। उसके बाद ये आपको जब ये पूरी प्रोसेस कर लेता है तभी आपको क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं भी हमें किसी से मार्केट से सामान मंगाना, तो हमने उसको पैसे दे दिए, भाई हम आपको ये 1000 रुपए दे रहे हैं, इसमें आप ऐसी ऐसी चीज, ये कंपनी की, इस इतने इतने किलो, ये सब चीजें आप लेके आना। अब उसको जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस पे वो क्या करेगा, उसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो सारी वहां पर शॉपिंग करेगा, हर चीज वो हमारी खरीदेगा। इसके बाद वो हमें क्या करेगा, वो हमें वापस कर देगा आके, जितना भी उसने सामान लिया हमें वापस दे देगा। इसी को हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। 3 चीजें कंप्यूटर में होती है। ठीक है, it is believed that the analytical engine was the first computer which was invented by Charles Babbage in 1837। ये माना जाता है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे पहली जो मतलब प्रोग्रामेबल डिवाइस बनी थी वो थी एनालिटिकल इंजन। ऐसा नहीं कंप्यूटर की हिस्ट्री में पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस ये है, कैलकुलेटिंग डिवाइस ये नहीं है, बल्कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहली है एनालिटिकल इंजन, जिसे बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 में। अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो गया, चार्ल्स बेबेज ने उसके पहले 1822 में बनाया था एक डिफरेंस इंजन। क्या बनाया था, एक डिफरेंस इंजन उसको हम कहते हैं। अब ये जो डिफरेंस इंजन है ना, इसी डिफरेंस इंजन को उन्होंने और अपडेट किया, उसका नाम रख दिया एनालिटिकल इंजन 1837 में। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। किसका, कंप्यूटर का फादर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर बनाने का कि कैसे कंप्यूटर वर्क करेगा, जो टेक्निक है वो किसने लाई थी, चार्ल्स बेबेज ने लाई थी।
उसी की बेसिस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आज चल रहे हैं, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है या फिर इन्वेंटर कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलो बढ़ते हैं हम आगे इसकी डेफिनेशन पर और इसको और अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन से पहले हम पहले समझ लेते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो अगर देखो वैसे तो अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, पहले इसके हम वर्ड को पकड़ लेते हैं। ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये वर्ड लैटिन में चलता है। किस में चलता है? लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज का कंप्यूटर वर्ड है, अपना हिंदी नहीं है। अगर आप सॉरी हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। अगर आप इस लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर वर्ड को अगर आप इंग्लिश में चेंज करो तो इसका मतलब पता क्या होता है? कैलकुलेटर। क्या होता है? कैलकुलेटर। अब आप ये बताओ कि क्या कैलकुलेटर की कोई फुल फॉर्म होती है? अभी आप कहोगे नहीं मैम कैलकुलेटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती, तो फिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म कैसे हो गई? बेसिकली पता है क्या होता है? ये कैलकुलेटर जो अपने यहाँ होता है ना, कैलकुलेटर जिससे चीजें कैलकुलेट करते हैं, उस कैलकुलेटर को लैटिन में कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ये वही लैटिन से आया है। मतलब इस कंप्यूटर को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका नाम होता है संगणक। क्या होता है? बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं भी जानते कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। संगणक एक ऐसा जो कि गणना करता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम है कंप्यूटर और इसका अगर इंग्लिश नाम है तो कैलकुलेटर, और ये खुद क्या है? लैटिन का वर्ड है। तो ये एक ऐसा संगणक है, एक ऐसी गणना करने वाली मशीन है जो चीजों को कैलकुलेट करती है। तो कोई इसकी ऑफिशियली कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन लोगों ने जिसकी एक फुल फॉर्म बनाई है उसको चलो पहले हम समझ लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा पहले इरेज करेंगे। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं साथ में कॉपी लेके तो आप इसे साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले सी आता है इसमें। ठीक है, ओ आता है, एम आता है, पी आता है, यू आता है। पहले इतने की बात कर लेते हैं। सी फॉर होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ओ फॉर है ऑपरेटिंग, कॉमन ऑपरेटिंग। ठीक है, एम फॉर है मशीन, एम फॉर मशीन। पी फॉर पर्टिकुलरली। ठीक है, पर्टिकुलरली। और यू फॉर यूज्ड फॉर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, पी यू के बाद में क्या आता है? टी, फिर आता है ई और फिर आता है आर। टी फॉर अगर बात करो तो इसका मतलब होता है ट्रेड या फिर टेक्निकल। लोगों ने इसका मतलब किस बेसिस पे बताया है अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि लोगों ने इसका ये जो फुल फॉर्म बनाई है किस बेसिस पर बनाई है। तो इसे हम एक बार लिख देते हैं। क्या है इसके फुल फॉर्म? टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल। उसके बाद में ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। क्लियर है? अब देखो इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। एक ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, कॉमन सामान। ठीक है, एक ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलर मतलब जैसे किन चीजों के लिए यूज होती है? पर्टिकुलर यूज होती है ट्रेड के लिए। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आप बिजनेस करते हो, लेन देन करते हो, उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं ना। या फिर टेक्निकल चीजों के लिए यूज होता है, या फिर एजुकेशन शिक्षा में यूज होता है, या फिर रिसर्च में यूज होता है। तो ये आपको नहीं लगता है फुल फॉर्म में काफी नहीं है? तो कंप्यूटर तो आज मतलब हर एक चीज के लिए यूज होता है। कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे ज्यादा यूज होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने एक समझने के लिए फुल फॉर्म बनाई है, वो फुल फॉर्म बस आपको आनी चाहिए। तो ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के बाद आप समझ लेते हैं, कंप्यूटर्स आर द बिकमिंग अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। ठीक है, और परमिटिंग ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ आवर डेली लाइफ। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस बन गई है जो कि हर किसी के लिए एक नेसेसरी कंपोनेंट हो गया। लाइक नेसेसरी कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि आप ये बताइए कि आपके घर में कंप्यूटर है? अगर है तो आप कह रहे होंगे है। अगर आप कह दें कि नहीं है और तब भी अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आपके घर में तो कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे मैम ये कैसे जबरदस्ती, मैं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन मैं तब भी कहूंगी कि आपके घर में कंप्यूटर है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपके फोन में एक घर में आपके एक स्मार्टफोन तो है, वरना आप ये वीडियो देख नहीं पाते। और ये एक स्मार्टफोन होने का मतलब पता है क्या है? कि आपके घर में कंप्यूटर है। कंप्यूटर का ही एक छोटा पार्ट है आज स्मार्टफोन। एक ऐसा डिजिटल मशीन है हमारे पास जिससे हम कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको हम कोई इनपुट देके आउटपुट ले सकते हैं, जिसपे हम कोई रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, हर एक चीज। तो क्या वो जो काम हम कंप्यूटर पे करते क्या वो हम आज मोबाइल पे नहीं कर पाते? कर लेते हैं। तो यही बेसिकली है, जो कंप्यूटर है वो एक बड़ा कंपोनेंट, एक बड़ा पार्ट है। ठीक है, एक बड़ी मशीन है और मोबाइल एक छोटी मशीन है। टेक्नोलॉजी के साथ चीजें अपडेट हो रही है। तो आपके घर में भी कंप्यूटर है, बस उसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं।
तो ये आजकल हमें बात करनी है, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो भी आपको उसके लिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो बिना कंप्यूटर के तो काम नहीं चलने वाला। इसके बाद में इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मस्ट कोऑपरेट टुगेदर। देखो, एक कंप्यूटर को यूज करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है, उन दोनों के बिना आप एक कंप्यूटर कभी नहीं बना सकते। एक क्या होता है, एक जैसे इन्होंने बताया, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर खुद में कभी कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, आपके सामने कंप्यूटर रखा है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि उसमें कंप्यूटर कहाँ है, तो आप बता पाएंगे क्या? आप कहेंगे मैम यही तो कंप्यूटर है। कभी आप मॉनिटर को बताएंगे कंप्यूटर है, कभी आप कीबोर्ड को बताएंगे कंप्यूटर है, कभी आप सीपीयू को बताएंगे कंप्यूटर है। तो उनके तो सबके अलग अलग अपने अपने नाम है, तो फिर कंप्यूटर कहाँ है? तो कंप्यूटर एक वर्ड है, एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? तो एक कंप्यूटर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, किसका? हार्डवेयर का, ठीक है, हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर। ये दोनों चीजें जहां मिल जाती हैं वहीं आपका बन जाता है कंप्यूटर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर नहीं, अगर हार्डवेयर नहीं तो भी कंप्यूटर नहीं। आप सोच रहे होंगे मैम हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैं आपको बस थोड़ा सा समझाती हूँ। आगे हमारा पूरा टॉपिक है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर है कंप्यूटर की पूरी बॉडी, जैसे अपनी पूरी बॉडी होती है, और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर का दिमाग, इसे दिमाग कह सकते हो, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो मन है, जो प्रोसेस कर रहा है, मतलब जो थिंकिंग है, वो सब है सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा एक जो है बॉडी जो है वो क्या है, एक हार्डवेयर है, पर हमारे अंदर कुछ चीजें सॉफ्टवेयर भी है। जैसे हमारा मन है एक, उससे हम सोचते हैं, उससे हम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो एक हमारे अंदर सोल होती है, आत्मा जिसे कहते हो, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर है। जिन चीजों को आप छू नहीं सकते पर वो आपके अंदर है, वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर की सोल है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। अब ये मैं आपको एक चीज और इसमें समझा देती हूँ। तो जैसे सॉरी, हम इसे एक बार मतलब वापस से अपनी उसी पे आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर हम आपको एक चीज और ये समझाएंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, हम इसे एक बार अंडू कर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम इरेज कर देंगे पहले। तो कंप्यूटर कभी हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता नहीं, तो फिर कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है? ये आपको कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ? तो देखो, हमारे जो कंप्यूटर में है वो तीन तरीके की लैंग्वेज होती हैं। एक तो होती है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी होती है? एक असेंबली होती है, ठीक है। एक होती है बाइनरी, ठीक है, आप बाइनरी भी कह सकते हो, या फिर इसे कह सकते हो मशीन लर्निंग, इसे आप मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हो, ये भी एक होती है, ठीक है। तो एक क्या हो गई, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, और एक हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, या जिसे आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पता क्या है, हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है उसे तो हम ये जो हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 9 8 9 तक, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज है जो हम समझते हैं। पर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो पता क्या है, 0 और 1। जो आपने लोगों के मुंह से सुना है वो आपने बिल्कुल सही सुना है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है। कंप्यूटर पता क्या समझता है, सिर्फ 2 डिजिट, एक 0 एक 1। जैसे हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये समझते हैं, नंबर समझते हैं, कैरेक्टर समझते हैं, सेंटेंस पूरा पूरा समझते हैं, हिंदी इंग्लिश कितनी सारी लैंग्वेज समझते हैं। पर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 डिजिट समझता है, एक 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। इसके अलावा कंप्यूटर को सब समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है? अब जैसे आप कह रहोगे कि हम तो उसे इंग्लिश में लिख के देते हैं और वो प्रोसेस करके हमें दे देता है, कैसे दे देता है फिर? चलो ये भी आपको बता रहा है। साथ ही एक आपको हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि मान लिया C++ हो गया, या फिर आपका जावा हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब देखो क्या होता है कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई डेटा एंट्री करते हैं, मतलब हम जब भी कुछ उसको डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो हम उसे यूजली जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हम उसे किस में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, या फिर हम उसे हिंदी में देते हैं, ऐसा कुछ देते हैं। या मान लिया अगर हमने कंप्यूटर को कहा कि भाई आप हमें 2 + 3 करके दिखाओ, कैलकुलेटर पे हमने डाल दिया। अब कंप्यूटर तो ये नहीं समझेगा, तो वो इसका आउटपुट जो 5 देता है वो फिर कैसे देता है? तो वो ऐसे देता है कि जो हमारा 2 और 3 है ना, उसके लिए कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं ट्रांसलेटर। जैसे हमारे यहाँ ना कोई मंत्री वगैरह होता है, तो कोई एक हिंदी पर जो मंत्री बोलते हैं उसको एक हिंदी में ट्रांसलेट करता है, एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या करते हैं वो? तो ट्रांसलेटर वो करते हैं हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज। जो हम उसे 2 3 5 जो भी कुछ लिख के देते हैं, वो सब कंप्यूटर के पास चेंज होता है, सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में। जैसे आप कितना भी लंबा डेटा दे दो, वो कुछ ऐसे 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 करके ही जाएगा।
ठीक है, ये कैसे चेंज होता है, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत टाइम पहले, जिसमें मैंने ये समझाया हुआ है कि सारे कन्वर्जन कैसे होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल आपका क्या होता है, और बहुत सारे मैसे उसे ऑक्टल, ये बहुत सारे नंबर सिस्टम मैंने उसमें बताए, मैंने सारे उसमें कन्वर्जन भी पढ़ाए। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें दिलवा दूंगी, आप वहां से आके देख लें। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की फॉर्म में, देन कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर वो वापस से हमारी फॉर्म में वापस किया जाता है। ये तो होता है इसका पूरा प्रोसेस, ऐसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। तो आगे हम कहाँ जा रहे हैं, हिस्ट्री के पास, और कहीं नहीं जा रहे हैं, यही पढ़ो। एक चीज और बता दूं, अगर आप बोर हो रहे हो तो बोर बिल्कुल भी मत होना। देखो पता है क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि बीच बीच में ऐसे गपशप ये यहाँ वहां की सब बातें करते रहते हैं, पर मुझे पता है क्या लगता है, आपने यूजली देखा होगा मेरी वीडियो में कभी भी वो फालतू में कोई बीच की गपशप इधर उधर की बातें मैं टाइम पास नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सारा काम छोड़ के एक वीडियो देख रहे हो मेरी, और आप 2 घंटे 3 घंटे लगातार उस पर फोकस कर रहे हो, और मैं उसमें आधा टाइम बात करने में ही निकाल दूं, तो फिर आप कहेंगे अरे यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। अगर हम 1-on-1 फेस टू फेस अगर हम पढ़ा रहे होते तो फिर भी इधर उधर की एक बार बात कर भी ली, क्योंकि हमारा प्रॉपर आई कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, कोई फायदा नहीं। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो चुपचाप जाइए किचन में और एक कॉफी या एक चाय बना के लाइए, फटाफट पीजिए और फिर से शुरू हो जाइए इसी में। ठीक है, पढ़ाई के टाइम हमेशा अपना कॉन्सेंट्रेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको इधर उधर की गपशप और बातचीत से मतलब और बोरिंग कभी फील ही नहीं होना। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री की बात आती है। हिस्ट्री का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपका शुरू कैसे हुआ, भाई कंप्यूटर कहाँ से आया। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास कोई भी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने की अगर आप बात करो तो लोग कैलकुलेशन के लिए पता क्या यूज करते थे, हाथ की उंगलियां। आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग, और हमें भी छोटे भी यही सिखाया जाता था कि अगर आपको 5 में 5 जोड़ने हैं तो आप ऐसे करके 5 में 5 जोड़ो, ऐसे किया जाता था ना। तो पहले के जमाने के लोग चीजों को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमेशा हाथ की उंगलियों का यूज करते थे, गिट्टी पत्थर इन सारी चीजों का यूज करते थे। तो पहले कोई भी मशीन दुनिया में ऐसी नहीं थी जिससे चीजें, कुछ भी मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो दूर की बात है, कुछ लकड़ी की प्लास्टिक की भी कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे कैलकुलेशन हो सकता था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले कुछ ऐसा था ही नहीं भाई। तो अपने हाथ की उंगलियां थी, गिट्टे पत्थर थे, उसी से लोग ऐसा अपने कर लेते थे। अब देखो क्या हुआ, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल। दे यूज स्टिक्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स। वो पता है क्या क्या यूज करते थे, स्टिक्स मतलब छड़ी का यूज करते थे, स्टोन मतलब पत्थर का यूज करते थे, बोन्स मतलब हड्डियों का यूज करते थे चीजों को काउंट। एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव, जैसे जैसे ह्यूमन माइंड और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही विद टाइम, टाइम के साथ साथ मोर कंप्यूटर डिवाइस वेयर डेवलप्ड, कई सारी कंप्यूटर डिवाइस जो है वो हमारी डेवलप हो गई। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू रिसेंट वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसमें से कुछ ऐसी हमने डिवाइसेस अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा अबेकस। अबेकस आपने खूब देखा होगा, अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपने देखो पहले स्कूलों में ये मशीन खूब रहा करती थी। इसमें कुछ बीट्स पड़े होते थे, इन बीट्स को कम ज्यादा ऊपर नीचे करके इनमें से जोड़ और घटाने का काम किया जाता था। पहले के स्कूलों में ये जो है अबेकस बहुत रहता था। अबेकस जो है ये बना था चाइना में। कहाँ बना था, चाइना में। अब आप समझ लो ये दुनिया की सबसे पहली, और जबकि ये लकड़ी का है, किसका, ये लकड़ी के फ्रेम में कुछ बीड्स पड़ी हुई हैं मोती टाइप के, ठीक है, जिनसे घटाने का जोड़ने का काम होता था, लकड़ी का पूरा बना हुआ है। अब आप ऐसा समझो कि ये पहली बार बना था चाइना में, इसके पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कोई चीज जुड़ी घटाई जाती। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अबेकस। अबेकस से कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरू होती है। अगर आपसे कोई भी कभी पूछते कि कंप्यूटर की हिस्ट्री की सबसे पहले डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस किस, मतलब सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस, आप हमेशा अबेकस का नाम लें। विच इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर, जिसको पहला कंप्यूटर माना गया। कंप्यूटर कह लो, या अभी आप कह रहे हो कि मैम ये तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर को हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं, और कैलकुलेटर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, जोड़ने घटाने वाला, गणना करने वाला। तो ये पहला था। इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस अराउंड 4000 ईयर्स अगो। ये माना जाता है ऐसा, देखो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, ऐसा माना जाता है कि करीब 4000 पहले चाइनीज ने ये डिवाइस बना के तैयार की थी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगली डिवाइस। तो अगली डिवाइस आपके सामने है नेपियर बोन्स, और जिनको बनाया था जॉन नेपियर ने। ठीक है, किसने बनाया था, जॉन नेपियर ने। इट वॉज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच इन्वेंटेड बाई जॉन नेपियर। एक ऐसी मैनुअली, मतलब जिसको तुम्हें खुद से ऑपरेट करना होता, जॉन नेपियर ने बनाई थी। कब, सन 1550 से 1617 के बीच में, ऑफ मर्चेसेंट्स। तो द टूल बिकेम नोन एज नेपियर बोन्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया, पता है क्या,
नेपियर बोन्स, इसका पूरा नाम ही है नेपियर बोन्स क्योंकि इसको जॉन नेपियर ने बनाया। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज द डेसिमल पॉइंट, ये भी एक पहली ऐसी मशीन थी जो कि क्या था कि ये डेसिमल पॉइंट को क्या करती थी, ये मतलब जोड़ती घटाती थी। लेकिन पता है इसमें स्पेशल क्या, अभी आप कहोगे कि मैम वो तो हमारा अबेकस था, तो फिर ये पहला कैसा हुआ? तो पता क्या था, अबेकस में सिर्फ जोड़ और घटाने का काम होता था, लेकिन इसमें जोड़, घटाने, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों का काम इसमें शुरू हुआ। तो ये पहली ऐसी मशीन थी। अगले पर बढ़ते हैं, अगले पेज पर। तो अगला है हमारा यहाँ पर पास्कल लाइन। पास्कल लाइन मतलब ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसका नाम इसलिए पास्कल लाइन है क्योंकि इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है। इज नोन एज अरिथमेटिक मशीन, इसको अरिथमेटिक मशीन के नाम से जाना जाता है। और इसके पहले मैं आपको और बता दूं, इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जैसे अभी इसके पहले हमने जो कैलकुलेटर के बारे में बात की वो ऑटोमेटिक नहीं थे, वो क्या थे, मैनुअली थी। भाई अब अबेकस में अगर आपको जोड़ना घटाना है तो आपको बीट्स खुद ही आगे पीछे ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें जोड़ोगे घटाओगे। ऐसे ही अगर आप नेपियर बोन्स की बात करो तो ये भी आपका मैनुअली ऑपरेटेड था, इसमें भी आपको खुद से मैनुअली आपको मतलब ऑपरेट करना होता है। ये हड्डियों से बना हुआ था, उसको आपको मैनुअली ऑपरेट करना था। लेकिन पास्कल लाइन जो है ये सबसे पहला क्या था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये पहला ऑटोमेटिक था जो खुद से ये सारे चीजें करता था। लेकिन इसमें क्या है, ये क्या था, एडिंग मशीन। ये है अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 44 बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल। इसको सन 1642 से 44 तक एक क्या थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे, ब्लेज पास्कल, उन्होंने बनाया था। अब पता उन्होंने क्यों बनाया था, ये भी आपको बता दें। उनके पापा जो थे वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे, तो उनकी मदद के लिए उन्होंने ये पहली डिवाइस बना के तैयार की थी। लेकिन ये थी तो ऑटोमेटिक, आपने देखा, मगर ये काम दो ही करता था, मतलब करती थी, एक जोड़ का और एक घटाने का, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होता था। चलो अगले पर बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास जनरेशन। अब आप जनरेशन पढ़ेंगे। जनरेशन का मतलब होता है हिस्ट्री, सॉरी पीढ़ी। आपकी भी कई सारी जनरेशन रही होंगी, मेरी भी बहुत सारी जनरेशन तो सबके यहाँ होती है। जनरेशन का मतलब हम कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, कहते हैं ना हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। तो जनरेशन हम लोगों में क्या होती है कि एक हमारे दादाजी थे, उनकी जनरेशन थी, एक परदादा थे, उनकी जनरेशन थी, एक हमारे पापा की जनरेशन हो गई, एक हमारी जनरेशन है, और एक हमारे आगे आने वाली जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें या भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। मतलब हर एक, जब भी कोई नई फैमिली जब एक शुरू होती है, एक नई जनरेशन शुरू होती है, उसको हम न्यू जनरेशन जानते हैं। अब आप कहोगे कि मैम फिर कंप्यूटर में जनरेशन कैसे बनी? तो कंप्यूटर में भी जनरेशन बनी अपडेटेड की, मतलब अपडेट के हिसाब से। कंप्यूटर में भी बहुत सारा बदलाव आया। आप भी जानते होगे बहुत अच्छे से, आपने सुना भी होगा कि पहले के जो कंप्यूटर थे वो एक कमरे के बराबर हुआ करते थे। उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे मैन पावर की जरूरत होती थी और बहुत टाइम भी लगता था। वो एक जो आज काम 1 सेकंड में होता है वो घंटों में करता था, क्योंकि इतनी बड़ी वो मशीन थी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर में भी देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे अपडेट उसमें आए हैं। तो जब भी एक नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में डेवलप हुई है, उसको कंप्यूटर की एक नई जनरेशन कहा गया। क्या हुआ कि जब भी एक नई टेक्नोलॉजी है ना, जब कंप्यूटर में क्या आ गया है भाई, अब कंप्यूटर है तो यहाँ पे हम लोग के जैसे तो जनरेशन बनेगी नहीं, तो इसमें एक जब भी एक नई टेक्नोलॉजी जनरेट, मतलब एक जो है डेवलप हुई है, तो हमेशा वो एक नई जनरेशन में हो गई। जनरेशन क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द व्हेन मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑकर विद इन द कंप्यूटर। जब एक मेजर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, लाइक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, द प्राइमरी जनरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिगिन अबाउट 1940। जो सबसे पहले हमारी प्राइमरी जनरेशन थी वो मतलब थी 1940 में, एंड देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टिल 2020। 2020 तक 5 जनरेशन और आ चुकी। अब समझते हैं इन्हें हम डिटेल। तो देखो क्या है कि सबसे पहले जो जनरेशन थी कंप्यूटर की वो बनी थी 1940 में, जैसा अभी आपने देखा। वो हमारी सबसे पहले जो जनरेशन थी 1940 में आई थी और 1956 तक वही चली थी। अब आप कहेंगे क्यों मैम 1940 में आ गई, 1956 तक क्यों चली? क्योंकि तब तक 1956 तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई। और इसमें जो टेक्नोलॉजी भी थी, अब आप कहेंगे मैम उसका भी तो नाम बताइए, कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी जिसको पहला जनरेशन कहा गया? तो उसमें जो पहली जो हमारी टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स।
क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स, जो आपने पहले मूवीज वगैरह में भी देखे। वैक्यूम ट्यूब हमारी पहली टेक्नोलॉजी थी जो 1940 में आए थे, 1956 तक ये टेक्नोलॉजी रही थी, इसलिए इसको फर्स्ट जनरेशन कहा गया। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो ये आई 1956 में, और जैसे ये सेकेंड जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन तो अब पुरानी हो गई। ये 1963 तक चली और इस जनरेशन का नाम था ट्रांजिस्टर। क्या नाम था इसका? ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। किसका? अच्छा, ट्रांजिस्टर अभी आपको शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको ट्रांजिस्टर कहीं और लिख देती हूँ। आप इन पॉइंट्स को साथ ही साथ लिखते रहे, समझते रहे, ठीक है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी आई थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसीलिए इसे एक नई जो है जनरेशन कहा गया। इसके बाद में ये 1963 तक चली, 64 में एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसे कहा गया थर्ड जनरेशन, जो चली 1971 तक, और उसका नाम था आईसी। अब आईसी की फुल फॉर्म होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये इसका नाम होता था। 3 जनरेशन तो ये हो गई। उसके बाद आई हमारी नई जनरेशन 1972 में, उसको कहा गया फोर्थ जनरेशन। इसमें आए थे माइक्रो प्रोसेसर। क्या आए थे इसमें? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इसमें आए थे, जो हमारे 2010 तक हमारी यही जो टेक्नोलॉजी है वो चली। इसके बाद आई हमारी फिफ्थ जनरेशन 2010 में, जो कि प्रेजेंट तक है। कब तक है? प्रेजेंट तक। यहाँ पे भी जो आपका लिखा है 2020, इसको भी आप 24 कर लें, क्योंकि अभी तक भी कोई नई जनरेशन नहीं आई है, ठीक है। ये मे भी मिसप्रिंट हो गया होगा। तो फिफ्थ जनरेशन 2010 में आई, लेकिन कंटिन्यू है अभी, क्योंकि अभी अगली कोई जनरेशन आई नहीं। और इस जनरेशन का नाम है एआई। एआई तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। एआई तो अब इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है कि अब तो हर कोई मतलब एआई को जाने रहा है। मतलब अब हम लोग कितना एआई का रोज यूज करते हैं। एआई का मतलब आप समझते हो? जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, हेलो गूगल प्लीज डायल द नंबर ऑफ पापा, ऐसा करके बोलते रहते हैं ना। बहुत सारी चीजें, जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो एआई के बहुत सारे टूल्स है। जैसे हम लोग सिरी का यूज करते हैं, गूगल असिस्टेंट का यूज करते हैं, बहुत सारे। आपने अलेक्सा का नाम सुना होगा, ये सब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसी बुद्धि है जो कि आपकी नेचुरल नहीं है, ठीक है। हम लोग की क्या है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन इसको बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, इसीलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 जनरेशंस। इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे जनरेशंस बनती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस की। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज की विशेषताएं, खूबियां। लिमिटेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज की कमियां। हर किसी में कुछ खूबियां होती है और कुछ कमियां होती है, चाहे ह्यूमंस हो या फिर मशीनें हो। कंप्यूटर में लेकिन खूबियां बहुत ज्यादा हैं, पर इसकी कमियां बहुत कम है। खूबियां पता है क्या क्या है? सबसे पहले मैंने इसलिए नहीं लिखी ताकि मैं आपको साथ साथ समझाऊं। सबसे पहले इसकी अगर खूबी की बात करें तो वो है स्पीड। क्या है? स्पीड। भाई कंप्यूटर कितना फास्ट है। हम लोग को एक कैलकुलेशन दे दी जाती है 4 नंबर की, उसको हम ऐसे सॉल्व करने में कितना टाइम लेते हैं। जैसे मान ली किसी ने कह दिया कि आपको ये जो है आपको ये सम करना है। अब ये 3 ही डिजिट है, लेकिन इसको हम कितना टाइम लेते हैं, 6, 5, 11, 5, 16 ऐसा करके, फिर उसमें हासिल लगा, फिर ये फिर वो, कितना टाइम लेते हैं ना। पर कंप्यूटर कितना टाइम लेता है? आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपने कभी इसमें कोई भी कैलकुलेशन के लिए, ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, आपने लंबी पूरी लिस्ट इसमें डाल दी कैलकुलेटर में, और जैसे ही आपने इक्वल पे क्लिक किया, आपका आउटपुट सामने। तो इसकी स्पीड बहुत तेज है, ह्यूमन से तो 1000 टाइम्स फास्टर। दूसरा क्या है देखो, दूसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब कंप्यूटर में आप कोई भी चीज अगर कभी सेव कर दो तो वो कभी खुद से भूलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में आपको सारा बैकअप मिल जाता है, जैसे आप सेव करोगे, बस आप उसको डिलीट ना करो। तो हम लोग जैसे कोई भी बात होती है, आज बताई गई, अब आज क्या अभी बताई गई, अभी मैंने आपको लास्ट में जितना बताया, आप उसमें से आपको अगर अभी आपसे पूछ दिया जाए तो आपको 10% याद होगा, 90% आप भूल चुके हो। अगर अभी कोई बात बताइए 5 मिनट बाद भूल जाते, दूसरे दिन तक भूल जाते, तीसरे दिन आते आते, मतलब दिन भर में कितनी बातें होती है सब भूल जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग कितनी चीजें होल्ड करके नहीं रख सकता है, तो हम कुछ स्पेसिफिक चीजें याद रख पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ऐसी, जो चीज आप इसमें एक बार सेव कर दोगे, सेव रखेगा। दूसरी चीज, आपकी तीसरी चीज क्या है, ये रिलायबल है। मतलब कंप्यूटर जो भी कभी काम करेगा वो विश्वसनीय है, आपका ट्रस्टवर्दी है, कि कभी आपको गलत कैलकुलेशन करके नहीं देगा, जो कि हम लोगों में कई बार गलती हो जाती है। चौथा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, मतलब काम करने में बड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। एक साथ आप कितने सारे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम इसमें कर सकते हो।
काफी सारी चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो कि आप इसमें इजिली कर सकते हैं। पांचवा क्या है, एक्यूरेसी। इसके काम में 100% एक्यूरेसी रहती है, कभी कोई गलतियां ये करता नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी इसकी खूबियां होती हैं। अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो कमियां भी हैं इसमें। पता है पहली कमी क्या है, लोगों को अक्सर याद नहीं रहती, मैम कंप्यूटर में क्या कमी होगी। इसमें ये कमी है कि इसके अंदर पहली बात तो कोई IQ नहीं है, थिंकिंग पावर कुछ है ही नहीं। आप इसे जितना काम दोगे, अगर मान लिया नॉर्मल लाइफ में हमने किसी से कहा कि बाहर जाओ भाई 10 रुपए की चीज ले आओ, तो 10 की नहीं मिलेगी, तो अगर 9 की मिले तो वो ले आएगा, 8 की मिलेगी खुशी खुशी ले आएगा। लेकिन अगर इसको 10 की नहीं मिली लाएगा ही नहीं। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि इसके पास अपनी कोई फीलिंग नहीं है। दूसरी चीज इसमें पता है क्या है कि इसमें वायरस का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि कभी भी अगर वायरस आ जाए तो आपका सारा डेटा एक बार में लॉस हो सकता है। अब भाई आप कहेंगे कि मैम वो तो ह्यूमंस में भी है, कोरोना वायरस लग गया था तो कितने लोग टपक गए, कितने लोग बीमार हो गए, ये भी बात सही है वैसे। तीसरी अगर हम बात करें तो ये पावर कंजप्शन का है कि ये इसमें हमारा पावर बहुत मतलब इसमें जाता है, इसके लिए आपको प्रॉपर लाइट की जरूरत है, ये सारी चीजें हैं। इसमें कोई फीलिंग नहीं है, ऐसी आप इसमें कमियां गिनवा सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी कमियां। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। अब आगे बात आती है कंप्यूटर के टाइप्स की। अगर कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर को बहुत तरीकों से डिफाइन किया गया है। लाइक इसके मतलब आप इसको अगर देखा जाए, ये बेस्ड ऑन साइज भी इसको डिफाइन किया गया है, बेस्ड ऑन वर्क भी इसको डिफाइन किया गया है और बेस्ड ऑन पर्पस भी इसको डिफाइन किया गया है। तो हम समझ लेते हैं पहले चीजों के हिसाब से। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एक माइक्रो कंप्यूटर दिया है, मिनी कंप्यूटर दिया है, पर्सनल कंप्यूटर दिया है, सुपर कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप है, टैबलेट है। ये तो वो सारे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। उनकी एक ग्राफिक के साथ हमने उनको आपको यहाँ पे दिखा दिया। यूजुअली हम लोग क्या यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टैबलेट भी यूज करते हैं। तो ये तीन चीजें तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया और पर्सनल कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर जो कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर। अब इनको थोड़ा सा हम पहले समझेंगे डिटेल में। तो डिटेल में समझने के लिए हम पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर देखो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम ये देख लेते हैं, कंप्यूटर को अगर आप बात करें बेस्ड ऑन साइज, तो हम ये सारी चीजें पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर आप बेस्ड ऑन साइज की बात कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर के टाइप्स है वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, ठीक है, एक होता है मेन फ्रेम, क्या होता है मेन फ्रेम, और एक होता है सुपर। ये तो हो गए बेस्ड ऑन साइज। आगे अगर हम बात करें बेस्ड ऑन वर्क, अगर आप इनको काम के हिसाब से अगर आप इनका वो देखो टाइप देखो तो काम के हिसाब से इनका कुछ अलग होता है। लाइक पहला आपका हो गया एनालॉग, ठीक है, और दूसरा हो गया डिजिटल और तीसरा हो गया हाइब्रिड। इसके हिसाब से ये 3 तरीके के होते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो आप कभी ये कंफ्यूज ना हो, अरे मैम कंप्यूटर का टाइप कौन सा है भाई। अगर जैसे कभी आप किसी से पूछोगे तो वो ये 4 बताएगा, कभी आप किसी से पूछोगे वो ये 3 बताएगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं भाई आप तो गलत बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, आपने कुछ नया बताया। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली क्या है कि सबका अपने अपने डिफाइन करने का तरीका अलग है कि कौन आपको किस व्यू से बता रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन वर्क की, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये जो बेस्ड ऑन साइज आपके सामने है ये सब डिजिटल के टाइप्स हैं। किसके हैं, डिजिटल के। देखो कंप्यूटर का जो एक, अगर आप बेस्ड ऑन वर्क बात करो तो कंप्यूटर 3 तरीके का होता है, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है, एक हाइब्रिड होता है। और डिजिटल 4 तरीके के होते हैं और 4 तरीके के ये साइज के बेस पे होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। इस तरीके से समझ रहे हो आप। तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। सबसे पहला हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। इसको मैं इरेज कर रही हूं, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ भी अलग अलग नहीं है, बस इसी में आपस में इसको रिलेट किया गया है। अब देखो
टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा को ये आपका एनालॉग डेटा होता है उनको प्रोसेस करने के लिए इनको डिजाइन किया गया। Data is continuously data. It's continuous data that changes continuously and can't have discrete value. इसका मतलब क्या होता है? एनालॉग डेटा पता कौन सा होता है? वो वैल्यू होती है जो कि कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जिसकी कोई नपी वैल्यू है ही नहीं कि आप कहो कि अरे अच्छा ये इसके फिक्स्ड वैल्यू उसकी कोई नहीं होती, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अभी आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा, इसको पूरा करके मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं। We can say that analog computers are used where we don't need exact values always. ये हम कह सकते हैं कि जहां हमें कभी हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, वहां पर हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट। स्पीड, टेम्परेचर चेक करने के लिए, स्पीड जो होती है किसी की, टेम्परेचर है या फिर प्रेशर है या फिर करंट है, इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर होता है। समझना चीजों को। एनालॉग कंप्यूटर पता क्या होता है? जो कि किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। अब फिजिकल क्वांटिटी लाइक पता क्या है? वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे हमारी पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन क्या ये कभी एक जैसी रहती है? आपको इसको जितनी बार मेजर करोगे जितनी देर पे चेंज होती रहेगी। जैसे हमारा बीपी, जैसे किसी भी गाड़ी की स्पीड, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि करंट, ये एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, चेंजेबल फॉर्म में होती है, ये कभी भी फिक्स नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि मेरा बीपी 120/80 है तो 120/80 हमेशा रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। जितनी देर पे आप चेक करोगे हमेशा आपको चेंज मिलेगा। पल्स अगर आप चेंज करोगे तो उनका भी सेम सिस्टम है, ठीक है। हार्ट बीट अगर आप चेक करोगे उसका भी सेम सिस्टम। तो इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए जो हमारे पास मशीनें होती है ना, उन्हीं को हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आप उनको क्या क्या कहते हो? आप कहते हो उनको थर्मामीटर। तो थर्मामीटर पता है क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है, और वो जो मेजर करता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल मतलब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो वो पल्स हमारी चाहे मेजर कर रहा है, चाहे वो अगर थर्मामीटर अगर हमारा टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो एक टेम्परेचर जो हमारी है वो फिजिकल क्वांटिटी ही है, वो फिजिकल क्वांटिटी तो भाई मेजर कर रहा है, लेकिन उसको कंप्यूटर के फॉर्म में कहते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल। ये सारी चीजें पता क्या है? एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। इसीलिए इसके कंप्यूटर का नाम भी है एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि एनालॉग सिग्नल को कौन मेजर करता है? एनालॉग कंप्यूटर। लाइक आपका थर्मामीटर हो गया, बीपी मशीन हो गई, ये भी आपका क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। आपका इसके बाद में जैसे कि कुछ ऐसा आपकी किसी भी गाड़ी में स्पीडोमीटर हो गया, ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ये सारी ही चीजें होती है एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है? जो फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करती है और आपको तुरंत दिखा देती है। बस इसमें क्या है कि डेटा को सेव करके नहीं रखती। आपने कभी देखा है कि आपने अपनी हार्ट बीट चेक की और वो उसमें सेव हो गई? आप जितनी बार करोगे वो हट जाएगी, हर बार एक नई फॉर्म दिखाएगा, पुरानी फॉर्म डिलीट करता रहेगा। तो इसमें डेटा सेव नहीं होता है, और इसमें जो डेटा है वो बराबर बदलता रहता है, एक फिक्स वैल्यू में नहीं रहता है। क्लियर है? ये एनालॉग कंप्यूटर है। चलो बढ़ते हैं अब अपने अगले पर। तो आपने ये समझ लिया कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो हमें से इनपुट लेता है, हमें तुरंत आउटपुट दिखा देता है, लेकिन डेटा को सेव नहीं करता है। अगला हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो है जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट, से सब डिजिटल कंप्यूटर है, जो हमसे एक नंबर की फॉर्म में इनपुट लेते हैं। हमारी फिजिकल क्वांटिटी कभी नहीं बताते वो। अगर आप अपने कभी लैपटॉप के ऊपर हाथ रख दो या पल्स रख दो, तो क्या वो आपका क्या बता देंगे टेम्परेचर क्या है? क्या वो आपके ऐसे छूने से हार्ट बीट बता देंगे? लैपटॉप नहीं बताते। अभी आप कहोगे कि मैम मोबाइल तो बता देंगे, तो मोबाइल, लैपटॉप, एनालॉग और डिजिटल दोनों में आते हैं, इसलिए मोबाइल बता देते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जो कि हमसे एक नंबर में इनपुट लेते हैं और प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं लेते हैं, और इनमें डेटा सेव भी हो जाता है और इसमें डेटा फिक्स रहता है। डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इनको कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया है, किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए और लॉजिक्स लगाने के लिए। एट हाई स्पीड इट एक्सेप्ट द रॉ डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, बाइनरी नंबर्स 0 and 1। ये हमसे क्या करता है कि इनपुट डेटा लेता है प्रोसेस करने के लिए, जो कि हम इसको न्यूमेरिक डेटा देते हैं, जो ये 0 और 1 में एक्सेप्ट करता है, एंड प्रोसेस इट विद प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। और इसकी जो मेमोरी में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मदद से प्रोसेस करता है, ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और हमें फिर आउटपुट देता है। All modern computer like laptop, desktop, including smartphones that we use at home or office, that are digital computer.
लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, ये सब क्या है? हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। फोन हमारा डिजिटल कंप्यूटर भी है, साथ ही साथ फोन हमारा डिजिटल और एनालॉग दोनों में भी आता है। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, ये जो है ये हमारा एक ये हमसे एक इनपुट लेते हैं रिटन फॉर्म में और उसका हमें आउटपुट दे देते हैं। वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर में डेटा आप सेव भी कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे की, जो है हमारा एक हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब पता है क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर किसी भी चीज को हाइब्रिड कहा जाता है, इसका मतलब वो किन्हीं 2 या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका? एक तो एनालॉग का और एक डिजिटल का। इन दोनों को मिला के बनता है हाइब्रिड। इसीलिए मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि आपका जो मोबाइल फोन है वो हाइब्रिड है। अब आप कहोगे कि मैम हाइब्रिड की कैसे? क्योंकि मोबाइल में एनालॉग के भी क्वालिटीज आती हैं। एनालॉग की क्वालिटी कैसे आती है? कि हम उसमें फिंगरप्रिंट लगाते हैं। क्या हम टैबलेट के ऊपर फिंगरप्रिंट रखते हैं, लैपटॉप के ऊपर हमारी फिंगरप्रिंट लेता है, लेकिन हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगती है। इसका मतलब वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा है। टाइप तो हम उसमें पासवर्ड टाइप करके भी दे देते हैं और फिंगरप्रिंट भी लगा लेते हैं, फेस भी हमारा स्कैन कर लेता है। तो ये आपके मोबाइल जो है वो इसलिए हाइब्रिड में भी आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्ड द बोथ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेस। ये क्या करता है? आपके एनालॉग सिग्नल लेता है और उनको प्रोसेस उनको वो किसमें चेंज कर देता है? डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत तरीके के होते हैं। एक तो हमने आपको बता दिया मोबाइल फोन। दूसरा, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे जो आप स्मार्ट वॉच कैरी करते होंगे, वो स्मार्ट वॉच आपकी क्या है? हाइब्रिड है। उसमें एनालॉग भी है क्योंकि वो आपकी बीपी, पल्स ये सब भी बताती है, साथ ही साथ आपका डिजिटल काम भी वो करती है। इसीलिए ये सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे हाइब्रिड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा हार्डवेयर है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो अभी हम डिजिटल की बात कर रहे थे, इसी डिजिटल के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन, मतलब कौन सा होता है? एक होता है माइक्रो, सबसे छोटे वाले। दूसरे होते हैं मिनी, ठीक है। उसके बाद में तीसरे होते हैं मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम जो कि मल्टी यूजर होते हैं। और चौथे जो होते हैं वो होते हैं सुपर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। अगर कोई पूछ दे कि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप उसका नाम क्या बनाएंगे? बताएंगे परम 8000 या फिर 10000, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत जरूरी है आपके लिए इसको पढ़ना। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर जो है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम जो है, हम 2 चीजों के कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो हमारी पूरी बॉडी है, लेकिन क्या हमारी बॉडी होने से हम बन जाएंगे? अगर हमारे अंदर सोल नहीं है तो क्या हम बन सकते हैं? जब तक हमारे अंदर एक आत्मा न डाली जाए, एक सोल न डाली जाए, एक जान न डाली जाए, तब तक हम नहीं हो सकते। फिर हमारी सिर्फ एक बॉडी होगी। और अगर हमारी सिर्फ आत्मा हो और हमारे पास बॉडी ना हो तो क्या हम बन सकते हैं? फिर तो वैसे चुड़ैलों की तरह इधर उधर भटकेंगे। बेसिकली हमें होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक हमारे अंदर सोल और एक हमारी बॉडी। ऐसे ही कंप्यूटर का भी है। क्या आप भी डेटा साइंस में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं और टॉप आईटी कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं? तो टेंशन किस बात की? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये है टी पॉइंट टेक, जहां पर आपको सीखने को मिलेंगे एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन और पावर बीआई जैसे ढेर सारे कोर्सेज, और साथ में 100% जॉब एश्योरेंस भी। और तो और सिर्फ थ्योरी ही नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव प्रोजेक्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एज यू नो वेरी वेल, नाउडेज दीज कोर्सेज आर मोस्ट डिमांडिंग टू जॉइन आईटी सेक्टर। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल इन टी पॉइंट टेक एंड टेक योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। तो ऐसे ही कंप्यूटर भी जो हमारा है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो कंप्यूटर का पूरा एक फिजिकल पार्ट होता है, और एक उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी हम जिनसे कोई कमांड देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जब भी कोई काम के लिए कहता है तो बेसिकली हमें वो क्या काम मतलब वो दे रहा है, ये हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर कैच करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर पार्ट सारा काम नहीं कर सकता है। अब देखो, बात ये आती है कि जो हार्डवेयर पार्ट है उसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट। कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट, या अगर आप हिंदी में बात करो तो उसको हम कहते हैं भौतिक, ठीक है, भौतिक पुर्जे। कंप्यूटर के जो भौतिक पुर्जे हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो फिजिकल कंपोनेंट हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। तो बेसिकली ये है कि एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं, अभी उनकी बात कर ही नहीं रहे, जितना उसका जो फिजिकल पार्ट है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इसको आप अगर हिंदी में समझो तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं दैट वी कैन सी और
टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हम फिजिकल पार्ट कहते हैं। जैसे अगर हमारी बात की जाए तो हमारे जो फिजिकल पार्ट है इनको सब कोई देख सकता है। हाथ हो गया, मुंह हो गया, पैर हो गया, स्टमक हो गया, लेग्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है कि हर कोई देख सकता है। लेकिन हमारे अंदर की जो सोल है उसको कोई नहीं देख सकता। उसको महसूस तो करेंगे, आप ही जानते हो मेरे अंदर सोल है, क्योंकि अगर सोल नहीं होता तो फिर मैं होती ही नहीं। तो ये महसूस तो कर रहे हैं कि हमारे अंदर सोल है, लेकिन आज तक देखी किसी ने नहीं है। ठीक है, तो जितने को आप देख पा रहे हो, जो हमारे पार्ट्स हैं, उनको हम कहते हैं हमेशा हार्डवेयर। ठीक है, अब उसके अंदर जो एक सोल होती है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी एक सोल होती है और उस सोल को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में एक सोल होती है, एक कोई भी आत्मा होती है जिसे हम कहते हैं, एक जान होती है ना, वो कंप्यूटर में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जैसे हमारी सोल को कोई नहीं देख सकता, तो हमारी सोल जो है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर। तो अभी फिर बेसिकली इतनी बात है, कंप्यूटर भी जैसे अगर हमारे यहाँ से सोल, हमारे अंदर से सोल निकाल दिया जाए तो हमारा बॉडी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं हो सकते। ऐसे ही कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं, अगर उनमें से सोल निकाल दिया जाए, मतलब अगर उसके अंदर के सारे सॉफ्टवेयर हटा दिए जाए, सोचो तो आप फिर उसमें क्या चलाओगे? सॉफ्टवेयर हटाने का मतलब तो ये भी होता है ना कि फिर उसके अंदर फिर स्क्रीन ही नहीं चलेगी, कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, आप करोगे क्या उसका? ऐसी इसी तरीके से आपका ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, दैट वी कैन सी और टच। It contains circuit board, IC और other electronics in a computer system. ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं जितना आपको कंप्यूटर में दिखता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या दिखता है, तो आप कहोगे कि मैम उसमें हमें कीबोर्ड दिखाई देता है बाहर। आप उसमें कहोगे मैम उसमें एक मॉनिटर होता है, माउस होता है, ठीक है, CPU होता है, आईसीज होती हैं, मेमोरी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप देख सकते हो। तो ये सब पता है क्या है? हार्डवेयर है। तो जो आप नहीं देख सकते होगे, जो आप सिर्फ स्क्रीन के अंदर तो देखते हो, लेकिन आज तक आपने उसे कभी छू के नहीं देखा है कि वो कैसा दिखता है, आपको नहीं पता। सिर्फ स्क्रीन के अंदर आपको एक लोगो दिख जाता है एक्सेल का, आपने क्लिक कर दिया उसके ऊपर, तो वो एक्सेल का लोगो पता है क्या? सॉफ्टवेयर है। उसको आपने कभी आज तक हाथ में पकड़ के ऐसे देखा? कभी टच कर पाया है आज तक? कभी क्या हमने किसी सॉफ्टवेयर को टच कर पाया है? नहीं कर पाया। हम फोन की स्क्रीन टच करते हैं, फोन की स्क्रीन टच करते हैं तो हमारा वो सॉफ्टवेयर टच हो जाता है, लेकिन हम तो स्क्रीन को ही टच कर रहे हैं। क्या उस सॉफ्टवेयर को आज तक किसी ने छुआ है? नहीं छुआ है। इसीलिए हमने आज तक कभी सॉफ्टवेयर को छुआ ही नहीं है, हम तो बस उसे महसूस करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। पर ये जो फिजिकल पार्ट है वो हार्डवेयर कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जैसे कि मदरबोर्ड हार्डवेयर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर है, ये सब क्या है? हमारा हार्डवेयर है। क्लियर हो गई इतनी चीज? ठीक है, और जितनी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, इनपुट या फिर आपके आउटपुट जो डिवाइसेस हैं, वो भी आपके हमेशा हार्डवेयर होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वही कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स का एक कलेक्शन होता है। इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या है? एक कलेक्शन है। किसका है? प्रोग्राम का एक कलेक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का एक कलेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन का है, प्रोसीजर्स का है। टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये कंप्यूटर को ये बताता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। एक बात समझाना, अगर आपके पास हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आपने कहा कि मैम हमारे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, आपने प्रिंटर है, आपने बता दिया। आपके पास मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है। क्या आप उतने से एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लोगे? डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट तो एक सॉफ्ट कॉपी है ना। ये तो आपको पता होगा कि जो बाहर कॉपी होती है, एक पेज होता है, वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। लेकिन जो सिस्टम के अंदर जितनी फाइल्स हैं, चाहे वो इमेज हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, वो सब हमारी सॉफ्ट कॉपी है। तो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी सॉफ्ट कॉपी ही नहीं हो, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी, तो फिर आप प्रिंट क्या करोगे? उसके लिए आपको एक प्रोग्राम चाहिए होगा ना जिसको आप प्रिंट करोगे। और मान लिया आपने कहा कि मैम चलो हमारे पास एक इमेज पड़ी हुई है, लेकिन इमेज के अंदर से भी आप जब तक प्रिंट पे क्लिक करोगे नहीं, जब तक आप इंस्ट्रक्शन उसको दोगे नहीं, तब तक प्रिंटर क्या बाहर आपका निकालेगा? तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जिनमें आप सिस्टम में काम करते हो, ये सब जो है ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब और अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर समटाइम्स। ठीक है, ये बेसिकली, सॉरी ये समटाइम्स यहाँ नहीं होगा, तो ये क्या करता है? यूजर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए परमिशन देता है। अब आपको हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझा देते हैं। देखो, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर हो गया हमारा जितना फिजिकल कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल पार्ट होता है, वो सब हमारा हार्डवेयर होता है, जो हमने अभी आपको बताया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की।
जब कंप्यूटर एक बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसमें हार्डवेयर से एक डिजाइन तैयार कर दिया जाता है। डिजाइन तैयार हो गया ना, अब क्या डिजाइन तैयार होते ही मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सब लगा दे, क्या कंप्यूटर चलने लगेगा? नहीं चलने लगेगा। अगर हम बना दिए गए, हमारे अंदर सोल नहीं डाली गई, तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं। तो क्या हम चलेंगे? हम भी नहीं चलेंगे। एक फिजिकल पूरा जब कंप्यूटर डिजाइन हो जाता है सारे पार्ट्स के साथ, तो उसमें सबसे पहले पता क्या डाला जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। और जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो पता है क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है। अब आप कहोगे मैम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो मैं आपको ये बताऊंगी फिर कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के सोल। जैसे हमारे अंदर एक आत्मा डाली जाती है, वैसे हमें जिंदा करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर कौन सा फंक्शन डाला जाता है? कौन सा प्रोग्राम? एक आत्मा, एक सोल। ऐसे ही कंप्यूटर को जिंदा करने के लिए सबसे पहले उसमें जो एक प्रोग्राम पड़ता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे आप कंप्यूटर की सोल से भी जान सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं आपको अभी बताऊं नाम, तो आप समझ जाओगे। जैसे विंडोज, सिस्टम ऑन करते ही सबसे पहले उस पर विंडोज लिख के आता है। क्यों लिख के आता है? क्योंकि वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक आपका उसकी जो सोल है वो चालू नहीं होगी, जब तक विंडोज चालू नहीं होगा, तब तक आगे का सिस्टम कैसे चलेगा? जैसे आपका फोन ऑन होते ही जो उसमें एंड्रॉइड लिख के आता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे मेन तो सॉफ्टवेयर यही हो गया, क्योंकि जब तक ये नहीं पड़ेगा तब तक आगे कुछ काम नहीं होगा। अब ठीक है, हमारे अंदर जान पड़ गई, अब भगवान हमारे अंदर एक मन डालता है, बहुत सारी चीज डालता है जिसे हम प्रोसेस करते हैं। ऐसे ही फिर इसके अंदर काम करने के लिए अगर हमें एक्सेल पे काम करना होता है, तो हम एक्सेल डालते हैं। तो ये सब हम पता है किसकी बात कर रहे हैं? ये सब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये सॉफ्टवेयर है। एक्सेल पे काम करते हैं, एक्सेल डाल लेते हैं। वर्ड पे हम काम करते हैं, तो वर्ड पे डाल लेते हैं। या फिर सिस्टम में आपको बाय डिफॉल्ट भी इसमें कई सारे, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। लाइक रिसाइकल बिन मिल जाता है, या फिर सॉरी माई कंप्यूटर मिल जाता है, या फिर आपको नोटपैड मिल जाता है कई बारी, है ना? फोटोशॉप डाल लेते हो, व्हाट्सएप डाल लेते हो, ये सब सॉफ्टवेयर है। और हमें कंप्यूटर का अगर फिजिकल बात की जाए, क्योंकि अगर फिजिकल नहीं होगा तो फिर हमें प्रोग्राम डालेंगे किसमें भाई? ये प्रोग्राम डालने के लिए भी तो एक मेमोरी चाहिए ना। मेमोरी क्या होती है? फिजिकल होती है, तो वो हार्डवेयर है। तो बेसिकली इन दोनों को मिलके हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं, एक से इंस्ट्रक्शन देते हैं और एक से हमारा इनपुट और आउटपुट देते हैं। अगर इनपुट देंगे कीबोर्ड या माउस, जिससे भी देंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखो हमारे पास एक माउस है। अब माउस हमारा ये हार्डवेयर है, इससे हम इनपुट देंगे, हार्डवेयर है, लेकिन इससे इनपुट हम किस पे क्लिक करके देंगे? या तो वर्ड पे, एक्सेल पे, किसी पे तो क्लिक करेंगे ना, किसी सॉफ्टवेयर पे। उस पे क्लिक किया, फिर हमारा आउटपुट आएगा मॉनिटर से। मॉनिटर भी एक आउटपुट है। तो इन दोनों ही चीजों से मिलके हमारा काम होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं इनपुट डिवाइस। अब देखो, इतना तो क्लियर हो गया कि इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर। डिवाइसेस जितनी भी हैं सब हार्डवेयर होती है। क्लियर है? अब देखो, डिवाइसेस दो तरीके की होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है और एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं। ध्यान से देखना, हम पहले इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। इनपुट का मतलब पता क्या होता है? किसी भी चीज में कुछ एंटर करना, डालना, एंटर करना, उसे हम इनपुट कहते हैं। फिर उसका जब प्रोसेस हो जाता है, तो प्रोसेस होने के बाद में वो क्या बन जाता है? वो आउटपुट बन के चला आता है। तो इसका मतलब यह है, इनपुट डालने के लिए इनपुट डिवाइस चाहिए होती है और उसका आउटपुट लाने के लिए आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे ध्यान से समझना, आप इनपुट किससे किससे देते हो? आप इनपुट देते हो माउस से। माउस से ही तो क्लिक करते हो कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर क्लिक करने का मतलब क्या है? आप उसमें कोई इनपुट दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो इनपुट डिवाइस हो गई। और जब आप क्लिक करते हो तो आपको वो दिखता किस पे है? आपको दिखता है मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ऐसे आप समझ लो एग्जांपल से, ठीक है? इनपुट डिवाइस एनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा। ये क्या करती है? यूजर को डेटा सेंड करने के लिए अलाउ करती हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितनी भी चीज उसे हम इनपुट देते हैं इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, और कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल करने के लिए। द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस आउटपुट। सीपीयू क्या करता है कि ये इनपुट लेता है, फिर उसका प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि टच पैड। हम जो टच पैड होता है उससे भी हम टच करके उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं। दिस इज स्कैनर, जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल में चेंज करता है, सिस्टम में डालता है। तो ये इनपुट हो गया। अब अगर आउटपुट की बात की जाए तो स्कैनर का जस्ट अपोजिट होता है प्रिंटर। जैसे स्कैनर स्कैन करके, स्कैनर मतलब फोन का कैमरा, वो हमें स्कैन करके फोन के अंदर डाल देता है, इनपुट दे देता है। ऐसे प्रिंटर क्या करता है? उसी को प्रिंट करके बाहर ले आता है। तो ये इनपुट हो गया, वो आउटपुट हो गया। ऐसे माउस हो गया, बारकोड रीडर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओसीआर हो गया, कीबोर्ड हो गया, एमआईसीआर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। ट्रैक बॉल लाइक माउस जैसा। ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके आप नाम अपने पास नोट कर लो। अब आगे हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की।
आउटपुट डिवाइस समझा दिया है। जिन डिवाइसेस से सिस्टम हमें आउटपुट बाहर देता है वो हमारी सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है। जैसे द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा। जो रॉ डेटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है वो आउटपुट होता है जो हमें आउटपुट डिवाइस देती है। दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू जितना हम रॉ डेटा देते हैं उनकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा हमें दिखाते हैं या बाहर निकालते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। There are a number of output device that displays output of different ways such as text, images, hard copies and audio और video। जैसे आपको अपने फोन की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो टेक्स्ट दिखता है तो मॉनिटर क्या कर रहा है या फोन की स्क्रीन क्या कर रही है, वो टेक्स्ट दिखा रही है तो वो आउटपुट डिवाइस है। इमेजेस दिखाती है, हार्ड कॉपी आपके पास जो भी है वो आपकी क्या है, वो क्या हो आपकी होगी, वो मतलब एक आउटपुट आपकी निकालती है, हार्ड कॉपी भी निकालती है। ठीक है, ऑडियो भी निकालता है बाहर, वीडियो भी निकालता है। ऑडियो कौन निकालता है, तो ऑडियो निकालता है हमारा स्पीकर। ठीक है, उससे हमारा ऑडियो बाहर आता है तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। या फिर आपके फोन की स्क्रीन हो गई जो कि हमें वीडियो दिखाती है, टेक्स्ट दिखाती है, इमेजेस दिखाती है, वो भी हमारी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया जो कि प्रिंटर हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करके बाहर निकालता है। माइक्रोफिल्म्स हो गया, प्लॉटर हो गया जिसमें बैनर वगैरह प्रिंट होते हैं, कार्ड्स प्रिंट होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। क्लियर है? बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा सीपीयू। अब सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा। इसके साथ साथ आपने एक चीज और भी सुनी होगी कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे हम लोगों में एक ब्रेन होता है जिससे हम सारी चीजें सोचते हैं, जो हमारी सारी कैलकुलेशंस करता है, वैसे सीपीयू की सारी कैलकुलेशन करता है, सिस्टम की सारी कैलकुलेशन करता है ये सीपीयू, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर देखना क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, कोई सेंट्रल प्रोसेसर कह दे, प्रोसेसर कह दे, माइक्रो प्रोसेसर कह दे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इट कैरीज आउट ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है। क्या क्या, लाइक इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर। देखो, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो ना सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से, ये सारे हार्डवेयर यही रिसीव करता है, सारे इंस्ट्रक्शन आपके यही रिसीव करता है और फिर ये क्या करता है, एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली, और उसको कैलकुलेट करके आउटपुट भी यही प्रोवाइड करता है। जैसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट आ रहा है, लेकिन अभी तक ये बात नहीं आई थी कि इनपुट हम दे किसको रहे हैं। कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं है भाई, उसके अंदर कौन पार्ट है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं, कौन प्रोसेसिंग कर रहा है या फिर कौन आउटपुट दे रहा है, तो उन तीनों का जवाब है ये सीपीयू। इसके बाद में इट देन परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, मैनिपुलेट्स डेटा, ये पहले फिर कैलकुलेशन करता है, जब आप इनपुट देते हो कैलकुलेशन होती है, डेटा को मैनिपुलेट करता है और फिर उसको आउटपुट में प्रोड्यूस करके आपको वापस कर देता है जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी। इसके बाद इंटेल 4004 प्रोसेसर वाज द फर्स्ट प्रोसेसर मेड इन 1971। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेसर है या सीपीयू है वो क्या है कि इंटेल 4004। ठीक है, तो इसे हम अपना मतलब ये जो है, ये सबसे पहला जो सीपीयू था वो था इंटेल 4004 जो कि 1971 में बना था। थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। सीपीयू के 3 टोटल कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और आपका मेमोरी यूनिट। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपने इसके तीनों पार्ट पढ़ लिए, एक तरफ हमने यहाँ पर लिख दिया इनपुट। ठीक है, इनफैक्ट इनपुट ही नहीं, इनपुट डिवाइस लिख देते हैं हम, क्योंकि हम इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं। हमने इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइस, सॉरी मे बी आपको ये विजिबल ना हो रहा हो तो इसको मिटा के हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि बेसिकली हम यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर दे रहे हैं इनपुट। इनपुट हमने जैसे ही दिया वो इनपुट हमारा किस में जाएगा? मेमोरी में जाएगा। एक तरफ हमारा क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस से आउटपुट आएगा ऑब्वियसली। हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट डिवाइस से हमारा इनपुट गया, सबसे पहले मेमोरी में सेव होगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जब भी आप इनपुट दोगे अगर वो सेव नहीं होगा तो फिर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? रॉ डेटा कहीं तो सेव होगा, मेमोरी में सेव होता है। तो इसकी तीसरी यूनिट जो है मेमोरी यूनिट, वो डेटा सेव करती है। उसके बाद उसने वो डेटा भेजा एएलयू को। किसके लिए भेजा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब
सारी कैलकुलेशंस, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन कौन कर रहा है? एएलयू। इसके तीन पार्ट, तीनों मिलकर काम करते हैं। ध्यान से देखना, मेमोरी यूनिट डेटा सेव करता है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। उसके बाद में वो भेजता है एएलयू को, एएलयू सारी कैलकुलेशन करता है। आप जितना भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी देते हैं सब कैलकुलेशन करता है एएलयू। उसके बाद एएलयू जब उसकी कैलकुलेशन करता है तब वो वापस मेमोरी को भेज देता है, उसको प्रोसेस करके। जब हम सिस्टम के अंदर जब हम डेटा इनपुट करते हैं तब वो डेटा कहलाता है, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी होती है तब वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? इंफॉर्मेशन में। हमेशा याद रखना, सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड डेटा। क्लियर है? तो अब ये इसने मेमोरी यूनिट को वापस किया, मेमोरी यूनिट आपको वापस यहां से आउटपुट डिवाइस से दे देगा, चाहे मॉनिटर्स पे आपको दिखा देगा, चाहे प्रिंट करके दे देगा। और ये जो कंट्रोल यूनिट है, ये बैठा देख रहा है, इसका नाम ही ऐसा कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है पूरी कैलकुलेशंस को, मेक श्योर करता है कि सारी जो प्रोसेसिंग है वो सही से हो रही है। इस तरीके से इसकी तीन यूनिटें काम करती है। ये तो हो गई सीपीयू के बात। अब आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा मेमोरी के बारे में और समझ लेते हैं। मेमोरी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मेमोरी बेसिकली क्या होती है आपको पता है? डेटा स्टोर करने की एक ऐसी मशीन होती है, या फिर आप उसको जो भी कह लो, एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, बातें याद रखते हैं ऐसे ही। लेकिन हमारे जो दिमाग की मेमोरी है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पर कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी नहीं है। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है। और एक चीज याद रहे, ये भी आपका हार्डवेयर है, कंट्रोल यूनिट भी हार्डवेयर है, तो सीपीयू आपका हार्डवेयर ही है। तो नीड टू प्रोसेस रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट, इट इज द सेम एज, देखो क्या होता है, होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा। ये उस सारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है, उस सारे रॉ डेटा को होल्ड करके रखती है, ठीक है। और उसके बाद जो आउटपुट हो जाता है उसको भी होल्ड करती है। इट इज द सेम एज ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड की जैसे होती है बिल्कुल, वेयर डेटा इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, बिल्कुल ह्यूमन माइंड के जैसे, जहां सारा डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन सब कुछ सेव है। ये मेमोरी हो गई। मेमोरी हार्डवेयर है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है। आपके फोन में भी मेमोरी होती है, लैपटॉप में भी होती है, पीसीज में भी होती है, सब में मेमोरी। थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं, मेमोरी के टाइप्स के बारे में। बेसिकली मेमोरी के दो तरीके होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी, और यहाँ पर दूसरा होता है सेकेंडरी। तीसरा होता है कैश मेमोरी, और चौथा होता है रजिस्टर मेमोरी, जो कि आपके कभी गिने भी जाते हैं, कभी नहीं भी गिने जाते। यूजुअली मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी देखो, आप ध्यान से समझना, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने का सपना देख रहे हैं, या फिर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये है डी मीडिया कंपनी, जहां पर आपको एसईओ, एसएमओ, गूगल एड, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग जैसे सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इन सारे कोर्सेज के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है। और यही नहीं, डी मीडिया कंपनी आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट इनरोल इन डी मीडिया कोर्सेज एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। अब देखो, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, जैसे कि इंटरनल मेमोरी की अगर बात करें, तो वो होती है दो तरीके की। पहली तो रैम और दूसरी होती है रोम, ठीक है। ये जब भी आप कभी लैपटॉप परचेज करते हो या फिर अगर आप कोई फोन परचेज करते हो, तो हमेशा आपको उसमें आपको अंदर जो इनबिल्ट जो मेमोरी मिलती है वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब आप यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि इसे आप इंटरनल भी कह सकते हो। इंटरनल मतलब आंतरिक, और सेकेंडरी का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। तो ध्यान देना, जब भी हम कोई कुछ भी अगर मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद रहे हैं, उसके अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी हमें मिलती है, जो उसके साथ में हमें उसके अंदर मिलती है, वो होती है प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। और जो बाहर से हम लोग मेमोरीज लगाते हैं उसको और मतलब और ज्यादा स्पेस बढ़ाने के लिए, लाइक जो पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर हम कोई चिप लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके की मेमोरी को कहा जाता है एक्सटर्नल, ठीक है। पहले हम प्राइमरी की बात करेंगे, इंटरनल की। तो फोन में जब आपको प्राइमरी मेमोरी मिलती है तो उसके दो तरीके मिलते हैं, 2 टाइप्स, एक तो रैम और एक रोम, ठीक है, एक रैम और एक रोम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रैम और रोम के बारे में यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरफ हमने लिखा है यहाँ पर रैम, ध्यान से इसको समझना थोड़ा सा, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है। अगर हम रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम रोम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है, अब देखो इन दोनों में फिर फर्क क्या होता है, क्या इनका काम है, ये अलग अलग हमें क्यों दी जाती है। देखो इसमें क्या होता है कि एक इसमें मेमोरी होती है जो कि किसी भी चीज की प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है, किसी भी चीज की प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है, और एक होती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। एक प्रोसेसिंग के लिए होती है, एक स्टोर के लिए। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्या, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे मान लिया आपने अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल किया, जब तक आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग देख रही है रैम, जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो आ जाता है रोम में। ये होता है रैम और रोम का। अब मैं एक चीज और आपको बताऊं, जो आपकी रैम है ये होती है टेम्परेरी। क्या होती है ये? टेम्परेरी। ठीक है, आप इसको टेम्परेरी भी कह सकते हैं और आप इसको वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। और अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मेमोरी हमारी जो है वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है, और ऐसा क्यों होता है ये भी आज मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपकी टेम्परेरी है, वहीं दूसरी तरफ रोम आपकी टेम्परेरी नहीं है, ये आपकी जो है ये परमानेंट है। क्या है ये? परमानेंट। जैसे वो टेम्परेरी है वैसे ये परमानेंट है। ठीक है, और जैसे वो वॉलेटाइल है वैसे ये नॉन वॉलेटाइल है। अब इस पे हम पहले बात करेंगे। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल। क्लियर है? वॉलेटाइल का मतलब अस्थाई, जो कि कहीं रुकती नहीं है, मतलब एक वो स्थायी नहीं है, अस्थाई है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो स्थायी है, जो कि अस्थाई नहीं है। क्लियर है? अब देख लो, हमारे पास दो मेमोरी मिलती है, एक मिलती है रैम, एक मिलती है रोम। आपने अक्सर देखा है कि अगर आपको रैम 4 GB मिल रही है तो रोम आपको 64 GB मिलती है। मतलब ये है कि रोम हमेशा आपको रैम से ज्यादा मिलती है। ये चीज आपने भी देखी होगी। अगर आपको ये 8 मिल रही है तो ये आपको 128 मिल जाती है। ये चीज देखी है आपने। अब देखो होता क्या है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले हम यही समझ लेते हैं इसको रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं। जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करते हो, अपने फोन में डाउनलोड कर रहे हो, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लिया आपने अपने फोन में कोई भी डाउनलोडिंग शुरू की। डाउनलोडिंग का मतलब हो सकता है या फिर आप यहाँ पर प्रोसेसिंग भी लिख सकते हो। तो जब आप कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो ना, या फिर अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम जो एक पर्टिकुलर एक टाइम पे चल रहा है, जो कि प्रोसेसिंग में है, ठीक है, आप किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या कुछ भी, या आप अपलोडिंग कर रहे हो, तो वहां पर सीधे सीधे काम करती है रैम। मतलब डाउनलोडिंग का काम अगर चल रहा है तो जैसे होता क्या है, मान लिया अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया तो ऐप आपका 10% पहले होता है, उसके बाद में 20%, धीरे धीरे करके वो आपका 100% होता है, धीरे धीरे होता है ना। तो जितना ये होता जा रहा है उतना आपका रैम में सेव होता जा रहा है, रैम ही इसको डाउनलोड करवा रही है। और जब ये 100% हो जाता है तो ये आपका चला जाता है उसके बाद में रोम में। कहां? रोम में। इसका मतलब ये है कि जब तक प्रोसेसिंग चल रही है तब तक वो प्रोसेसिंग कौन चलवा रहा है? रैम चलवा रही है। ये रैंडम एक्सेस होती है। जब भी कोई आप चीज डाउनलोड या अपलोड करते हो कुछ भी, तो रैंडमली आपकी यही एक्सेस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो करंट टाइम में आपकी डाउनलोडिंग या अपलोडिंग चल रही है, या फिर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, वो रैम कर रही है, उसके बाद आपकी रोम हो जाती है। अब इसका नाम रीड ओनली मेमोरी क्यों है? ये रीड ओनली मेमोरी इसलिए है क्योंकि इसमें आप डेटा कोई चेंज नहीं, उसमें आप कोई अपना नया डेटा नहीं बना सकते हो। बना सकते हो क्या? या फिर किसी डेटा को क्या आप चेंज कर सकते हो? अगर आपको नया डेटा बनाना है, लाइक अगर आपको कुछ नया डाउनलोड करना है, नया अपलोड करना है, नया फॉर्म फिलअप करना है, तो वो कौन करती है? वो तो रैम करती है। प्रोसेसिंग तो रैम ही कराती है ना। जब हो जाता है तब वो रोम में जाता है। इसका मतलब रोम में तो कुछ नया काम नहीं किया जा सकता, किसी चीज को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब ध्यान देना, ये प्रोसेसिंग के टाइम यूज होती है, ये डेटा को स्टोर करती है परमानेंट, इसीलिए ये 4 GB में हो जाता है, वो 64 GB चाहिए होती है। इसका मतलब ये आपके फोन में जितने इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो सब रोम में सेव है। रैम क्या करवाती है? प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद में ये टेम्परेरी है। अब ये टेम्परेरी है और वॉलेटाइल है, और ये परमानेंट है और ये नॉन वॉलेटाइल है। ये क्यों है ये समझते हैं। देखो रैम को टेम्परेरी कहते हैं या फिर वॉलेटाइल कहते हैं। इसका मतलब पता क्या हुआ कि रैम डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करते, टेम्परेरी स्टोर करती है बस। अभी आप कहेंगे हाँ मैम हम समझ गए, क्योंकि ये डेटा तो उसको दे देती है तो ये टेम्परेरी रखती है। नहीं, इसका एक और रीजन है बहुत बड़ा। वॉलेटाइल का मतलब है कि ये इसका जो डेटा है, देखो इसमें एक और पॉइंट है, डेटा लॉस्ट आफ्टर लाइट ऑफ। जब भी लाइट ऑफ हो जाती, लाइक जब भी आपका सिस्टम अगर सडन बंद हो जाता है तो इसका डेटा तुरंत लॉस्ट हो जाता, आपका लॉस्ट हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसका डेटा जो है, इसमें आपका डेटा जो है वो परमानेंट बना रहता है। ठीक है,
इसमें आपका डेटा गायब हो जाता है जैसे सिस्टम बंद हुआ। अगर आप कोई फोन में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाऊं। लाइक आपका फोन है, आपने अपने फोन में एक रजिस्ट्रेशन शुरू किया, किसी भी साइट पर आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट आपने बनाया, अकाउंट बनाने के टाइम कौन काम देख रहा है, रैम देख रही है। अकाउंट आपका मान लिया वो 70% बन चुका था और सडन आपका फोन वो डेड हो जाता है, स्विच ऑफ हो गया, किसी भी वजह से स्विच ऑफ हो गया। अब आपने दोबारा उसको ऑन किया। जब आपने ऑन किया तो जो आपने आईडी जो आप बना रहे थे उसमें जो 70% आपने डिटेल उसमें फिल कर ली थी, क्या वो आपको वापस मिलती है? नहीं मिलती है ना। या फिर अगर आप कोई गाना डाउनलोड कर रहे थे, वो आधा डाउनलोड हो चुका था और सडन फोन बंद हो गया, तो क्या ऑन करने पे वो आधा डाउनलोड किया हुआ मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। इसीलिए इसको कहते हैं वॉलेटाइल। ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये तब तक है जब तक आपका सिस्टम चल रहा है। जैसे सिस्टम चला जाएगा, बंद हो जाएगा, तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो आपकी गई। इस तरीके से आपकी रैम होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसीलिए रोम को कहते हैं परमानेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि रोम में कौन सा डेटा है? ऑडियो, वीडियोस, सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, फाइल्स, ये सब किसमें? रोम में। जो डेटा पे काम हो चुका है, जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो रोम में आ गई। अब रोम में अगर आपका सडन फोन बंद हो जाए तो क्या ऑन होने के बाद ऐसा होता है कि आपकी 2-4 फोटो गायब हो जाती है या फिर कोई सॉफ्टवेयर आपका अनइंस्टॉल हो जाता है? नहीं होता है ना। इसलिए रोम को कहते हैं परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल। इसका डेटा कभी चेंज नहीं होता, पर इसका डेटा आपका चेंज हो जाता है। यही डिफरेंस होता है रैम और रोम में। रैम काम करती है प्रोसेसिंग का, और चूंकि ये सिर्फ प्रोसेसिंग के टाइम का डेटा देखती है, इसलिए अगर सडन सिस्टम या लैपटॉप हमारा या फोन बंद हो जाता है तो जितनी प्रोसेसिंग हुई होती है, जो कि पूरी नहीं हुई होती है, तो जितनी हो चुकी होती है वो प्रोसेसिंग हमारी गायब हो जाती है। और जो स्टेप सेव हो जाता है वो चला जाता है रोम में, इसलिए वो आपको बाद में मिल जाता है, ठीक है। और रोम होती है आपकी परमानेंट मेमोरी, जो किसी भी प्रोसेस डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है। क्लियर है? इतना तो चलो आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट्स भी आप अपने पास अच्छे से नोट कर रहे होंगे ताकि आपको आगे से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये तो होगी रैम और रोम की बात, जो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आगे रैम के टाइप्स की और रोम के टाइप्स के साथ ही साथ। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको इस पे और बता सकूं। क्लियर है? तो रैम के जो है 2 टाइप्स है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनामिक। स्टैटिक रैम को आप एस रैम से भी लिख सकते हैं और डायनामिक रैम को आप डी रैम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसमें? डी रैम। अब आगे बात आते हैं रोम पे। तो रोम के 3 टाइप्स होते हैं। प्रोम, प्रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और एक होती है ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म्स होती हैं, जो आप इसके अपने पास इसको नोट करके रख लें। बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरीज वो सारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं जब हम अपना जो हम अलग से अपने में सिस्टम में लगाते हैं, ठीक है। अब लाइक हम चिप लगा लेते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, ये सारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट होती है। इनमें अगर आपका फोन बंद भी हो जाता है सडन, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो आपका कहीं जाता नहीं, ठीक है। इसमें आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, मैग्नेटिक टेप आता है, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क, या फिर अगर आप बात करें पेन ड्राइव की तो इसमें आपका पेन ड्राइव भी आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब आपकी क्या है? सेकेंडरी। फिर आपकी कैश मेमोरी और उसके बाद में आपकी रजिस्टर मेमोरी। तो आई होप ये मेमोरी का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ इस ट्यूटोरियल से आपने काफी कुछ सीखा होगा और आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इसमें अच्छे से कवर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट बचता है तो वो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ ले। वैसे भी अगर आपको कोई डाउट मतलब नहीं भी है, अगर आपको इसमें से कुछ पहले से टॉपिक्स आते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं कि मैम मुझे ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर थे। अगर आपने किसी चीज का रिवीजन किया तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। बेसिकली आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट होते रहें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस चीज की नीड है और आपको कितना कुछ आता है। ये तो होता ही है कि जब भी एक पढ़ाने वाला है और एक जो पढ़ने वाला है उनके बीच में आपस में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि अगले वाले को क्या पढ़ना है या उसे कभी किस चीज की जरूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके से मैं बहुत सारी वीडियोस लाती रहती हूँ। लाइक मैंने वन शॉट बनाया है एक्सेल पे भी
वर्ड पे भी, पावर पॉइंट पे भी, और जल्दी आपके सामने MS एक्सेस का भी आ जाएगा, टैली प्राइम का भी डाल चुकी हूँ, टैली ERP9 का भी डाल चुकी हूँ, और भी जिस चीज का आपको चाहिए वन शॉट वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे। बाय।